नमस्कार। आज हम एक ऐसे फनकार की कहानी में जरा गहरे उतर रहे हैं जिनकी हालिया विदाई ने जैसे मतलब एक पूरे राज्य की रूह को झंझोड़ कर रख दिया। एक नाम, एक आवाज, एक पहचान, जुबीन गर्ग। असम में तो शायद ही कोई ऐसा हो जिसकी जिंदगी को जुबीन दा के संगीत ने कभी छुआ न हो। पर जब वो गए तो दुख तो हुआ ही, पर एक एक अजीब सी कसक भी रह गई दिल में। हाँ, कसक। इतनी बड़ी शख्सियत, हजारों गाने गाए, इतनी सारी भाषाएं, और फिर भी आप सोचिए, असम की सीमाओं के बाहर बहुत से लोगों के लिए वो शायद सिर्फ एक नाम थे, या हो सकता है वो भी नहीं। ये बात पता नहीं, मुझे तो थोड़ी हैरानी भी होती है और सच कहूं तो दुख भी होता है। ऐसा क्यों हुआ? बिल्कुल, और यही सवाल, यही पहेली आज हमारे इस विश्लेषण के मतलब इस बातचीत के केंद्र में है। जुबीन गर्ग, जिन्हें करोड़ों लोग प्यार से जुबीन दा कहते थे, आखिर थे कौन? उनका फन, उनकी कला कितनी बड़ी थी? वो कैसे असम की धड़कन बन गए? और वो बड़ा सवाल कि क्यों क्यों उनकी पहचान उनकी प्रतिभा के हिसाब से पूरे देश या दुनिया में उतनी नहीं फैली जितनी शायद फैलनी चाहिए थी। हाँ, चलिए, जुबीन दा की जिंदगी और उनकी विरासत के अलग-अलग पहलुओं को थोड़ा परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं आज। तो शुरू करते हैं उनके परिचय से। जुबीन दा का जन्म तो हुआ था 18 नवंबर 1972 को मेघालय के तुरा में, लेकिन उनकी आत्मा, उनका काम, सब कुछ असम से जुड़ा था, खासकर जोरहाट से। वहीं से उनका सफर शुरू हुआ असल में। बिल्कुल, और माहौल भी घर में वैसा ही था, कला और साहित्य का। उनके पिता मोहिनी मोहन बोरठाकुर, वो कवि भी थे, गीतकार भी और मजिस्ट्रेट भी थे। और माँ इली बोरठाकुर खुद एक गायिका थी। अच्छा, तो मतलब संगीत तो खून में ही था। हाँ, कह सकते हैं। संगीत और शब्दों की समझ तो बचपन से ही मिली। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि उनका नाम पड़ा था महान संगीतकार जुबीन मेहता के नाम पर। हालांकि जन्म का नाम जुबीन बोरठाकुर था, बाद में उन्होंने अपना सरनेम गर्ग रखा। ये उनके परिवार के गोत्र से जुड़ा नाम है। और क्या कमाल की शुरुआत हुई थी उनकी। महज 19-20 साल के रहे होंगे 1992 के आसपास, जब उनका पहला असमिया एल्बम आया, अनामिका। और कहते हैं रातों रात वो असम में छा गए। पहली ही कोशिश और इतनी बड़ी हिट। हाँ, अनामिका ने तो उन्हें घर घर में पहुंचा दिया था असम के। लेकिन वो तो बस शुरुआत थी। उनका संगीत का दायरा तो बहुत बहुत ही बड़ा था। कहते हैं कि उन्होंने कोई 40 से ज्यादा भाषाओं और बोलियों में गाया है। 40? हाँ, 40 से ज्यादा। असमिया, बंगाली, हिंदी तो है ही, और भी कई सारी क्षेत्रीय भाषाएं। और गानों की गिनती, कुछ लोग तो कहते हैं 38,000 से भी ज्यादा गाने। क्या कह रहे हैं आप? 38,000 गाने? ये आंकड़े तो मतलब यकीन करना मुश्किल है। बिल्कुल अविश्वसनीय लगते हैं, लेकिन यही जुबीन थे। और सोचिए, इतने गाने, 40 भाषाएं, और फिर भी असम के बाहर कितने लोग जानते थे उन्हें। ये बात सच में अंदर तक चुभती है। खैर, वो सिर्फ गायक ही नहीं थे, ये भी जानना जरूरी है। अरे बिल्कुल, वो एक कमाल के मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे। मतलब कई सारे साज बजा लेते थे। करीब 12 अलग-अलग वाद्य यंत्रों पर उनकी पकड़ थी। तबला, हारमोनियम, गिटार, ढोल, दोतारा, ये असम के लोकवाद्य हैं। फिर मैंडोलिन, ड्रम्स, हारमोनिका और भी ना जाने क्या-क्या। बाप रे। वो संगीत को जीते थे हर तरह से। और सिर्फ संगीत ही नहीं, उन्होंने एक्टिंग भी की, फिल्में डायरेक्ट की, प्रोड्यूस भी की। असमिया सिनेमा को आगे बढ़ाने में उनका बड़ा हाथ रहा। वो एक मुकम्मल कलाकार थे जिसे कहते हैं। फिर साल आया 2006। फिल्म थी गैंगस्टर और गाना या अली। मुझे याद है ये गाना हर तरफ बज रहा था। इसने उन्हें पूरे देश में जबरदस्त पहचान दिलाई। तब तो लगा था कि बस अब जुबीन दा मुंबई में ही बस जाएंगे, बॉलीवुड ही उनकी अगली मंजिल होगी। हाँ, या अली यकीनन एक बहुत बड़ा मोड़ था उनकी जिंदगी में। नेशनल लेवल पर स्टारडम मिला उन्हें इससे। लेकिन यहीं जुबीन दा ने वो किया जो शायद बहुत कम लोग करते हैं। उन्होंने वो चमक धमक, वो बॉलीवुड वाला रास्ता चुनने के बजाय अपनी जड़ों को चुना, असम को चुना। इसके पीछे सिर्फ इमोशनल कारण नहीं थे, मुझे लगता ये एक सोचा समझा फैसला भी था। शायद उन्हें लगा कि मुंबई की उस बड़ी सी कमर्शियल मशीनरी में उनकी जो क्रिएटिव आज़ादी है वो कहीं खो जाएगी। असम में वो सिर्फ गायक नहीं थे, वो म्यूजिक डायरेक्टर थे, गीतकार थे, फिल्म डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे,
उन्हें वहां एक पूरी इंडस्ट्री को अपने लोगों के लिए कुछ बनाने का मौका मिल रहा था। हाँ, और ये चुनना, मतलब मुंबई की सारी चमक छोड़कर वापस असम जाना, ये उनके बारे में बहुत कुछ कहता है। और जाहिर है असम के लोगों का जो प्यार था उनके लिए, वो भी एक बड़ी वजह रही होगी। बिल्कुल। वो वहां सिर्फ एक स्टार नहीं थे, वो तो अपना जुबीन थे, घर के बेटे जैसे। उन्होंने शायद कभी कहा भी था कि वो उन लाखों चाहने वालों को कैसे छोड़ सकते हैं जिनके बीच वो बड़े हुए, जिन्होंने उन्हें जुबीन दा बनाया। ये रिश्ता किसी भी फिल्मी कॉन्ट्रैक्ट से कहीं ज्यादा पक्का था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और यही गहरा रिश्ता, यही चुनाव, इसी ने जुबीन को असम के लिए सिर्फ एक गायक या कलाकार से कहीं ज्यादा बना दिया। वो एक तरह से असमिया पहचान, वहाँ की भाषा, वहाँ का लोक संगीत, संस्कृति, यहाँ तक कि वहाँ के लोगों के जो सपने थे, जो संघर्ष थे, उन सबकी आवाज बन गए। वो एक चलते फिरते सांस्कृतिक प्रतीक थे। और उन्होंने इस भूमिका को निभाया भी कितने कमाल तरीके से। असम का जो पारंपरिक लोक संगीत है, जैसे बिहू के गीत, उनको उन्होंने एक नया मॉडर्न अंदाज दिया। हाँ, बिल्कुल। पुरानी धुनों की आत्मा को जिंदा रखते हुए उसमें रॉक, पॉप जैसे नए रंग भरे। इससे हुआ ये कि नई पीढ़ी भी अपनी जड़ों से जुड़ी महसूस करने लगी। बिहू जैसे त्योहार तो जैसे उनके गानों के बिना अधूरे लगते थे। सही बात है। और जब या अली हिट हुआ तो जैसे पूरे असम को लगा कि हाँ, हमारी आवाज भी दिल्ली, मुंबई तक पहुंच सकती है, सुनी जा सकती है। एक गर्व का एहसास हुआ। और उनका कमाल ये था कि उन्होंने ये सब कुछ सालों तक नहीं, बल्कि दशकों तक लगातार किया। ऐसा नहीं कि एक दो हिट दे दिए और बस। वो लगातार गाने बना रहे थे, फिल्में बना रहे थे, स्टेज पर तो जैसे आग लगा देते थे। उनका संगीत सिर्फ नाच गाना नहीं था, उसमें मिट्टी की महक थी, लोगों का दर्द था, समाज पर एक नज़र थी। वो चुप रहने वाले कलाकार नहीं थे, सामाजिक मुद्दों पर भी खुलकर बोलते थे। लेकिन फिर वही सवाल मन में घूम फिर कर आ जाता है, इतनी मेहनत, इतनी रेंज, इतना गहरा असर अपने लोगों पर, फिर भी असम के बाहर इतनी कम पहचान क्यों? या अली के बाद जैसे वो हिंदी म्यूजिक सीन से धीरे धीरे गायब ही हो गए? क्या सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मुंबई को अपना ठिकाना नहीं बनाया? ये वाकई एक दुखद पहेली है, मन में एक टीस उठती है। इसके कई पहलू हैं, समझने की कोशिश करें तो। एक तो जाहिर सी बात है, भाषा की दीवार। उनका सबसे ज्यादा और सबसे अहम काम असमिया भाषा में था, जो जाहिर है असम के बाहर कम ही लोग समझते हैं। हाँ, ये तो है। और बॉलीवुड का असर इतना ज्यादा है कि जो कलाकार वहां एक्टिव नहीं है, उसे उतनी जगह, उतनी कवरेज नहीं मिलती। ये बात तो है। और पूर्वोत्तर के कलाकारों और संस्कृति को तो वैसे भी अक्सर मुख्यधारा मीडिया में उतनी जगह नहीं मिलती। ये एक कड़वी सच्चाई है। तो जब जुबिंदा ने साफ तौर पर असम को चुना, तो एक तरह से वो नेशनल मीडिया की नजरों से भी थोड़े दूर हो गए। और फिर आई वो मनहूस खबर 19 सितंबर 2025 सिंगापुर से कि नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के दौरान एक हादसे में डूबने से उनका निधन हो गया। ये खबर असम पर जैसे बिजली बनकर गिरी। पूरा राज्य थम गया, शोक में डूब गया। बिल्कुल। राज्य सरकार ने भी बहुत तेजी से कदम उठाए। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुद सारी चीजें संभाली। 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। उनके पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ सिंगापुर से वापस लाने और अंतिम संस्कार की सारी व्यवस्थाएं राज्य सरकार ने देखी। और गुवाहाटी में जो हुआ, उसे शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। उनके आखिरी दर्शन के लिए सरोसजाई स्टेडियम में लाखों, सचमुच लाखों लोग जमा हुए थे। सड़कें जैसे इंसानों के समंदर में बदल गई थीं। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सब बंद था। लोगों का दुख, उनका प्यार, जैसे कोई बांध टूट गया हो। वो सिर्फ एक कलाकार को विदाई नहीं दे रहे थे, वो अपने किसी बहुत अपने को खोने का गम मना रहे थे। और ये जन सैलाब इतना बड़ा था, इतना अभूतपूर्व कि इसने एक रिकॉर्ड बना दिया। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इसे दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अंतिम यात्रा सभा माना। सोचिए, माइकल जैक्सन, पोप फ्रांसिस और क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के बाद। सच में 4थी सबसे बड़ी। हाँ, ये आंकड़ा अपने आप में किसी भी नेशनल मीडिया कवरेज से ज्यादा जोरदार तरीके से बताता है कि जुबिंदा असल में लोगों के दिलों में कहां बसते थे। ये दिखाता है कि जमीनी हकीकत और मीडिया की बनाई हुई दुनिया में कितना बड़ा फासला हो सकता है। हालांकि उनकी मृत्यु की परिस्थितियों को लेकर कुछ सवाल भी उठे। कुछ लोगों ने शक जाहिर किया, थोड़ी स्पष्टता की, पारदर्शिता की मांग उठी। कुछ एफआईआर भी दर्ज हुई और मामले की जांच असम सीआईडी को सौंपी गई, मतलब राज्य की अपनी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को। और पूरी तरह से शक शुबे को दूर करने के लिए गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में दूसरी बार पोस्टमार्टम का आदेश भी दिया गया। जुबिंदा की शख्सियत का एक और पहलू था उनका वो बेबाक अंदाज। निडर थे वो,
किसी से डरते नहीं थे, गलत बात को गलत कहने की हिम्मत रखते थे, चाहे सामने कोई कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो। किसी भी पार्टी की सरकार हो, अगर उन्हें लगता था कि कोई नीति गलत है तो वो खुलकर बोलते थे, आवाज उठाते थे। और यही तो उनकी महानता थी। देखिए ना, इतनी बेबाकी, इतनी आलोचना करने के बावजूद जब वो गए तो हर राजनीतिक पार्टी, हर विचारधारा के लोग एक साथ दुखी थे। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, हर धर्म, हर समुदाय ने उन्हें अपना माना। ये दिखाता है कि वो राजनीति और धर्म की दीवारों से कितने ऊपर उठ चुके थे। वो सचमुच जनता के कलाकार थे। उनका दिल सिर्फ इंसानों के लिए नहीं धड़कता था। मैंने सुना है जानवरों से, खासकर गली के कुत्तों से उन्हें बहुत लगाव था। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। उनके मन में जानवरों के लिए बहुत करुणा थी। वो अक्सर उनकी मदद करते थे, उनके हक के लिए बोलते थे। और प्रकृति से भी उनका गहरा नाता था। अरे बिल्कुल, पेड़ लगाने के अभियानों में हिस्सा लेना, जंगलों के कटने पर चिंता जाहिर करना, ये सब उनके जीवन का हिस्सा था। असम की नदियां, पहाड़, जंगल, बारिश, ये सब तो उनके गानों में बार बार लौट कर आते थे। वो अपनी जमीन से, अपनी प्रकृति से बहुत गहरे जुड़े हुए थे। उनके जाने से जो खालीपन आया है वो शायद कभी भरेगा नहीं। असम ने, और सच कहूं तो पूरे भारत ने, एक बहुत अनमोल रत्न खो दिया है। और शायद इसीलिए अब ये मांग इतनी जोर पकड़ रही है कि जुबीन दा को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाना चाहिए। ये आवाज अब पूरे असम में गूंज रही है। और इस मांग के पीछे सिर्फ भावनाएं नहीं है, ठोस वजह हैं। संगीत की दुनिया में उनका जो योगदान है वो अतुलनीय है। हजारों गाने, दर्जनों भाषाएं, लोक संगीत को एक नई जिंदगी देना, ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल। राष्ट्रीय पुरस्कार तो उन्हें मिला ही था, लेकिन जिस तरह उन्होंने असमिया संस्कृति को सहेजा, उसे मॉडर्न टच दिया और नई पीढ़ी तक पहुंचाया, वो अपने आप में बहुत बड़ा काम है। उनकी सामाजिक सक्रियता, उनकी निडरता और सबसे बढ़कर वो बेपनाह प्यार और सम्मान जो लोगों ने उन्हें दिया, जिसका सबूत उनकी आखिरी यात्रा बनी, ये सब मिलकर उन्हें इस सबसे बड़े सम्मान का सच्चा हकदार बनाते हैं। अब ये बहुत ज़रूरी है कि जुबीन दा सिर्फ हमारी यादों में ना रह जाएं। उनकी कला, उनकी सोच, उनकी हिम्मत, ये सब जिंदा रहें। उनके स्मारक बनाने की बातें हो रही हैं, उनके नाम पर कोई पुरस्कार शुरू करने के सुझाव आ रहे हैं। उनका जो इतना बड़ा काम है, उसे सहेजने की, उसे डिजिटाइज करके दुनिया भर में पहुंचाने की ज़रूरत है। शायद कोई जुबीन गर्ग मेमोरियल फाउंडेशन जैसा कुछ बने जो उनकी इस विरासत को आगे ले जाए। ये सब होना ही चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि जुबीन दा क्या थे। बिल्कुल। और जुबीन दा की कहानी हमें एक बहुत बुनियादी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है कि असली प्रसिद्धि क्या होती है। क्या वो सिर्फ नेशनल मीडिया की सुर्खियों और बॉलीवुड की पार्टियों तक ही सीमित है, या फिर लाखों लोगों के दिलों में सीधे उतर जाना, अपनी जड़ों से जुड़े रहकर अपनी संस्कृति, अपनी भाषा की मशाल को जलाए रखना? क्या ये ज्यादा बड़ी कामयाबी है? जुबीन दा ने शायद दूसरा रास्ता चुना था, और उनकी विदाई ने दिखा दिया कि वो रास्ता कितना ताकतवर और कितना सार्थक था। और ये सोचते हुए मेरे मन में ये ख्याल भी आता है कि हमारे देश के अलग अलग कोनों में न जाने कितने और जुबीन दा होंगे जो अपनी कला से, अपने काम से, अपने लोगों की जिंदगी में रोशनी भर रहे होंगे। लेकिन हम मुख्य धारा की दौड़ में शायद उन्हें देख ही नहीं पाते, पहचान ही नहीं पाते। शायद हमें अपनी नज़र बदलनी होगी, कला और कलाकार को देखने का, सराहने का अपना पैमाना बदलना होगा। जुबीन दा वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे, एक आवाज़ बनकर, एक जज्बा बनकर, एक ऐसी विरासत बनकर जो कभी मिटेगी नहीं। जिंदगी की क्या हैसियत रही है आपकी, कितनी औकात में मरे हो आप, ये तो उस दिन पता चलेगा जिस दिन आपकी मौत होगी। और कितने लोगों को ये लगा कि नहीं यार, आखिरी बार फिजिकली जाके देखना पड़ेगा इस आदमी को, तब आपका क्या कलर रहा है जीवन में वो तब पता चला।